अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज लाहौर से एक बड़ा फैसला आया और ये कोट लखपत जेल लाहौर में सुनाया गया, जिधर पीटीआई के लीडर कैद हैं और 9 मई के केसेस में वो मुलजम थे। उनमें से 4 केसेस थे, 4 लोग थे, जिनमें से 3 को सज़ा हो गई और एक को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। बाइज़्ज़त बरी होने वालों में शाह महमूद कुरैशी साहब और सज़ा पाने वालों में यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा शामिल हैं। इनको 10-10 साल की सज़ा हुई है। अब यह है कि कोई सूरत हाल ऐसी है कि अगर पीटीआई वालों को सज़ा होए तो लोग उसको भी कंडेम करते हैं, और अगर कोई बरी हो जाए तो उसको भी शक की नज़र से देखते हैं कि लगता है कि बंदा उधर मिल गया है। हालांकि जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनका एक ओवरऑल उनकी फैमिली का भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की दाएं तरफ रहे हैं, बाएं तरफ नहीं हुए। लेकिन यह है कि इमरान खान की वजह से बहुत सारे लोग गलत फहमी का शिकार हो गए कि शायद अभी ताकत का मरकज़ बदलने वाला है, तो लिहाजा हम जो है ना, हमें वी शुड बी द अर्ली मूवर्स, हम जो है साइडें चेंज कर दें ताकि इनकलाब आए तो हम इनकलाबियों के भी सफ़े अव्वल में शामिल हों। लेकिन ऐसा ना हो सका। कुरैशी साहब जो हैं, आई डोंट नो कि शायद उन्हें तो इतना नहीं था कि इनकलाब आएगा, लेकिन चूंकि वो पार्टी का हिस्सा थे और उधर से निकलना भी उनके लिए बहुत मुश्किल था, तो उस पादाश में उन्होंने काफ़ी देर जेल काटी है। पहले वो अडयाला में रहे हैं, अभी वो कोट लखपत जेल में है। आई डोंट नो कि अभी कोई केस उनके हवाले से भी बाकी है या नहीं, लेकिन जो इधर पिंडी में केसेस थे उसमें भी उनको बरी कर दिया गया। अब यह है कि जो कुरैशी साहब हैं, इनकी बरीयत जो है उससे क्या हासिल क्या होगा। एक्सक्यूज़ मी। उस लिहाज से इंसार भाई साहब की अगले दिन खबर थी कि जिसमें ये था कि उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब मुज़ाकरात का मतलब यह है कि फवाद चौधरी वगैरह लोग जो हैं ये भी उसको पुश देने में शामिल थे। मुज़ाकरात का मतलब यह है जी कि वो आके पार्टी को टेक ओवर करेंगे। क्या शाह महमूद कुरैशी पार्टी को टेक ओवर कर सकते हैं? इमरान खान के अलावा ये पार्टी अब किसी के काम की नहीं रहेगी, और पार्टी में जिस लेवल तक इंतहा पसंदी आ चुकी है, जो कि खान साहब ने खुद फैलाई है, अब उससे नीचे जाना शायद इमरान खान के लिए भी मुमकिन नहीं रहा। तो इस सूरत में ये हो सकता है कि जो भी लोग कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है वो पार्टी में तोड़ फोड़ की कोशिश करें, लेकिन यह है कि वो कोई पार्टी की क़यादत के तौर पे, वो मुतबादल क़यादत के तौर पे सामने शायद ना आ पाएँ। अगर आएँ भी तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। और अगर पार्टी में कोई तोड़ फोड़ होगी भी तो उसमें जो बंदा जाएगा वो अलहदा खुद ही जाएगा, बाकी जो है जो उनके वोटर हैं वो फिर इमरान खान की तरफ आ जाएंगे। तो इसमें कोई ऐसा को हल तो नज़र नहीं आ रहा। चलें, लेकिन यह है कि शाह साहब को बरीयत मुबारक। पहले जो परवेज़ लाई साहब हैं, उन्होंने भी कोशिश की कि हम इनकलाब का हिस्सा बन जाएं, लेकिन वो निकल के उन्हें लगा कि हमारे साथ उस्ताद मंगू वाला हाथ हो गया, इनकलाब पर आना को नहीं, एवं ही को वकीलों की गल्लां च आगे सन कि कोई नवा आइन आ रहा है, नवा कानून आ रहा है। वही बात जो अगले दिन मैंने आपको सुनाई थी, जो एक सादत हसन मंटो की एक शार्ट स्टोरी थी। तो जो परवेज़ लाई साहब हैं वो भी खामोश हैं, उनका कोई समझ नहीं लगती कि वो काफ लीग में है या नून पीटीआई में है। लेकिन यह है कि उन्होंने चुप का रोज़ा रखा हुआ है। कुरैशी साहब जो हैं अभी तक तो जेल में हैं। आई डोंट नो कि अगर उन पर कोई और केस बाकी नहीं है तो शायद वो रिहा हो जाएं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वो है कि एक पार्लियामेंटेरियन है पलवाशा खान और अब्दुल अलीम खान के दरमियान शट अप यू शट अप का तबादला हुआ है। ये तबादला उधर सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में हुआ। अलीम खान जो हैं वो मवासलात के वज़ीर हैं, और पलवाशा का एक सवाल था जो कि पहले उन्होंने सेनेट में किया, उसका जवाब नहीं आया, और अभी उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में वो सवाल उठाया। स्टैंडिंग कमेटी मवासलात के बारे में थी, और उन्होंने कहा जी कि लाहौर में कोई रिंग रोड से कोई आगे रोड निकाला गया है, और उसके जो कोई बेनिफिशरी हैं वो कौन है, या कोई इस तरह का सवाल था। बेसिकली ये सवाल जो है, ये शक जो है उनको, या जो सवाल की जो एंगलिंग है उससे तासर ये था कि वो अलीम खान की जो सोसाइटी है पार्क व्यू, उसके हवाले से था। और तासर ये था कि जो रोड निकाला गया है उधर से रिंग रोड से, वो उसका मकसद ये है कि उनकी सोसाइटी को फ़ायदा दिया जाए। तो अलीम खान जो हैं उन्होंने आके पहले उधर स्टैंडिंग कमेटी में पहले अपनी रिपोर्ट्स पेश की। उन्होंने कहा कि तुम मेरी आउनियां जानियां नहीं वेखियां कि मैं जिस तरह के काम कर रहा अजकल,
और फिर ये है कि ये लोग जो है हम पर एतराज़ करते हैं, और उन्होंने कहा जी कि ये कई लोग बिके हुए हैं या इस तरह की उन्होंने बातें की। अब यह है कि अलीम खान जो है वो इस तरह की बातें सुना रहे थे उधर, और लोग हैरान हो रहे थे। और फिर उन्होंने जो पलवज शाह के साथ उनका कोई हार्ड एक्सचेंजेस हुए। अब ये है कि एक तो अलीम खान जो हैं यानी कि वो एक बिज़नेसमैन भी हैं, तो या तो अपने बिज़नेस किसी और के हवाले कर दें। तो अगर वो नहीं करते तो उन पर सवाल तो आएंगे। जो लोग पैसे वाले होते हैं उनके बारे में लोग शक व शुबे का इजहार तो करते हैं, और ख़ास तौर पे अगर वो सियासत में आ जाएं और कोई बंदा आकर कहे जी कि मैं तनख्वाह नहीं लेंदा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लोगों के इस धोखे में ना आए। तनख्वाह भाई, तनख्वाह आपने कितनी लेनी है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि अलीम खान की बात कर लें, मुझे नहीं पता कि इन्होंने तनख्वाह की बात की है या नहीं की, लेकिन कितनी को होगी? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख? अलीम खान जो है वो क्या वज़ीर तनख्वाह लेने के लिए बनेंगे? तो इधर जो है पावर के लिए बनते हैं, और पावर से जो पैसा बनता है ना, यानी कि उसका मज़ा ही कोई डिफरेंट होता है। जो भी बंदा आता है, यानी कि मैं मोहसिन नकवी जो है उनको भी सुना जी मैं तनख्वाह नहीं लेंदा कि जनाब साढ़े ते बड़ा एहसान हो रहा है। और भी कोई लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो खैर ये है कि ये भी एक जो उन्होंने सवाल उठाया रिंग रोड के हवाले से। अब मैं कई दफ़ा देखता हूँ इधर मोटरवे पर, अगर आप इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ जाएं, इधर कई सोसाइटीज़ हैं, उनके उधर यानी कि उधर से रास्ते, मोटरवे से रास्ते निकलते हैं, और बाकायदा उधर जो है वो यानी कि उनके नाम का लिखा होता है, सोसाइटी का नाम लिखा होता है कि ये जो है फ़लाँ इंटरचेंज है, ये फ़लाँ इंटरचेंज है। तो ये तो ओवरऑल मोटरवे भी मजाक बनी हुई है, रिंग रोड तो खैर बड़ी दूर की बात है, और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए कि अगर किसी के पास पैसा है तो वो अपने नाम भी लिखवाना शुरू कर दे, जिधर से जी चाहे वो रास्ता निकलवा ले। तो खैर ये है कि ये आज उनके दरमियान हुआ। अब तीसरी जो बात है एक्सक्यूज़ मी, तीसरा जो टॉपिक है नाजरीन, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको कहूँ या क्या कहूँ, लेकिन बड़ा हैरान कुन है। आपको कल जिस तरह मैंने एक कत्ल की वारदात सुनाई थी, आज जो है एक रेप की वारदात है कि एक रेप हुआ, उसके हवाले से वारदात है। और ये वारदात जो है, ये बाज़ का स्टोरीज़ ऐसी होती हैं कि जो कहते हैं ना स्ट्रेंजर दैन फिक्शंस, कि जो एक अफसानों से भी बढ़कर होती हैं। यानी कि अफसाना आमतौर पे समझा जाता है कि वो फ़र्ज़ी दास्तान है, लेकिन हकीकी दास्तानें बाज़ औक़ात उससे भी बड़ी होती हैं। तो ये एक रेप का इंसिडेंट है। आपको अगर आप कोई करंट अफेयर से के बारे में अपडेट रहते हैं तो आपको याद होगा कि इस महीने के शुरू में एक ख़बर आई कि एक रेप विक्टिम, एक खातून, एक लड़की जिसके साथ रेप हुआ, उसने ख़ुद सोजी की कोशिश की, उसने अपने आप को आग लगाने की कोशिश की, और उसने अपने आप पर तेल छिड़क लिया, शायद आग लगाई या जो भी है, लेकिन वो बच गए। एक्सक्यूज़ मी, अभी वो जनरल हॉस्पिटल लाहौर में है। वो कसूर से है। उसने क्यों खुदसूजी की? उसने उस केस में जो मुलज़म था वो एक पुलिस वाला था, यानी कि एक कांस्टेबल था जिसका नाम था मोहम्मद रफ़ीक। उसको अदालत ने बरी कर दिया। अदालत ने बरी क्यों किया? बेसिकली केस ये था कि उस रेप के बाद उस लड़की से एक बच्चा पैदा हुआ। अब उसकी वल्दियत का तय करना था कि इसका ये किसका बेटा है। तो जो उसमें उन्होंने उसका डीएनए टेस्ट किया, उस लड़के का बच्चे का सैंपल लिया, और नौमौलूद बच्चे का सैंपल लिया, और फिर जो है उन्होंने मोहम्मद रफ़ीक का भी सैंपल लिया। उनका डीएनए टेस्ट हुआ, और पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी उन्होंने टेस्ट किया, और उन्होंने जो रिपोर्ट जमा कराई वो बड़ी हैरान कुन थी। उसमें उन्होंने बताया कि मोहम्मद रफ़ीक के साथ इसका सैंपल मैच नहीं करता। अब ये कितनी अहम डेवलपमेंट है कि जो मेन एक्यूज़ है रेप का, उसके साथ वो सैंपल मैच नहीं कर रहा। तो अदालत ने उसको बरी कर दिया। अब इस पे लोगों ने लान तान भी की कि ये बहुत ज़्यादती हुई है। उस पर पंजाब गवर्नमेंट भी एक्टिव हुई। अब तो पंजाब में जो वज़ीर आला हैं वो भी खातून हैं। तो उन्होंने इस पे एक स्पेशल कमेटी बनाई कि जो इस केस को री इन्वेस्टिगेट करे कि ये बड़ा संजीदा मामला है कि ये क्या हो रहा है। उस पर तफ्तीश शुरू हुई, और उन्होंने कहा कि इस बंदे का तो चूँकि ये इसमें ज़िक्र नहीं आ रहा, यानी कि इसका सैंपल मैच नहीं कर रहा, तो इसमें और लोगों को भी शामिल किया जाए, यानी कि उनके भी सैंपल लिए जाए। अब किन का सैंपल लिया जाए? उन्होंने कहा जी कि जो
इस खातून के करीब रहते हैं, मतलब ये है कि घर वाले, उनके भी सैंपल लिए जाए। उसमें उन्होंने लड़की के वालिद का भी सैंपल लिया और लड़की के चचा का भी सैंपल लिया और एक दो और लोगों से लिया। अब यह है कि ये एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है कि जिसमें दो भाई इकट्ठे रहते हैं और उनके बच्चे भी आगे इकट्ठे रहते हैं। जब सैंपल लिया तो सैंपल में क्या पता चला? सैंपल में पता चला कि लड़की के चचा के साथ लड़की के बेटे का सैंपल मैच कर गया, कि उस बच्ची के, यानी कि उस खातून के बेटे का वालिद जो है वो उसका चचा निकला, उस जो विक्टिम का चचा निकला। अब ये एक बड़ी हैरान कुन डेवलपमेंट थी कि मुलज़म इसमें कोई और है। इसमें जो है यानी कि जो स्टोरी उन्होंने बताई हुई, यानी कि जो फाइंडिंग आई वो डिफरेंट है। उन्होंने एफआईआर में जो लिखवाया था उसमें यह था कि लड़की किसी काम के सिलसिले में उनके घर गई, मोहम्मद रफ़ीक के कांस्टेबल के, जिस पर इल्ज़ाम था, और उसकी बहन ने उसको कोई जूस पिलाया और वो बेहोश हो गई। और फिर जो उसका भाई है यानी मोहम्मद रफ़ीक, उसने उसके साथ रेप किया। बहन जो है वो बाहर देखती रही कि कोई बाहर से कोई घर से कोई, यानी कि कोई बाहर से कोई ना आ जाए घर। और फिर जब इसके साथ रेप हुआ ये घर चली गई, और कोई 2-3 दिन बाद मोहम्मद रफ़ीक की बहन ने जाके उसको अबार्शन का कहा कि आप जो है ये दवाई ले लें, अबार्शन कराएं, आपको लोगों के सामने एम्बैरसमेंट फेस ना करनी पड़े। तो यानी कि ये एफआईआर थी। लेकिन हुआ क्या कि जो इस केस में चचा जो है वो रेपिस्ट निकला, और मोहम्मद रफ़ीक जो है वो रेप करने के इल्ज़ाम में अब तक नौकरी से भी फ़ारिग हो चुका था। अब इसमें ये एक जो ट्विस्ट है, इसमें एक क्यूरियोसिटी जनरेट कर होती है कि ये कैसे हुआ कि उस खातून ने, उस लड़की ने इल्ज़ाम मोहम्मद रफ़ीक पर क्यों लगाया। तो उस पर जो मज़ीद तफ्तीश हुई उससे पता ये चला कि उस मोहम्मद रफ़ीक के साथ उसका कोई मामला चल रहा था, उसके साथ भी कोई उसके ताल्लुकात थे। अब जो है जो चचा है उसको पता चला, बजाय इसने कि उसने उसको डिस्करेज करने के, उसने भी उसकी इस पोजीशन को एक्सप्लॉइट किया, यानी कि अपनी जो भतीजी है उसके साथ ज़्यादती की। और वो चचा को मुल्ज़म ठहराने की बजाय उसने रफ़ीक को क्यों ठहराया, उसकी जो वजह बताई जाती है, जो बाद में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई, वो ये थी कि वो चाहते थे कि अब जो है इस लड़की के साथ यानी कि उस रफ़ीक की शादी हो जाए। रफ़ीक मुलाजमत पर भी था और उसके साथ साथ कोई 5-6 एकड़ ज़मीन भी उसके नाम पर थी। तो लिहाजा उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा करेंगे तो आमतौर पे इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उनका एंड फिर ये होता है कि सुलह इस बुनियाद पर होती है जी कि इस लड़की की उस लड़के के साथ शादी कर दी जाए। लेकिन कौन रेपिस्ट कौन निकला? चचा निकला। तो अब मैं यानी कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू इमेजिन कि उसमें उस लड़की के बाप का क्या फीलिंग्स होंगे, क्या तासुरात होंगे। ओवरऑल जो एक इंसानी रिश्ते होते हैं, यानी कि उस हवाले से कि उसका अपने भाई पर, कि अल्टीमेटली उसका भाई जो है वो उसने उसकी बेटी के साथ ज़्यादती की। दो सारे एक घर में रहते हैं। और मैं पढ़ रहा था यानी कि इस पे जो एहतशाम शामी है बीबीसी के लिए, उन्होंने रिपोर्ट किया कि उसके वालिद ने कहा, उसने कहा कि मैं ना अपने बच्चों के साथ आँख मिला पा रहा हूँ, ना अपने भतीजियों के साथ आँख मिला पा रहा हूँ कि जिनका बाप जो है वो रेपिस्ट निकला है। तो ओवरऑल ये बड़ा इस तरह की स्टोरीज़ जो हैं बड़ी हैरानकुन भी होती हैं। और पुलिस वाले जो हैं वो जब किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं ना, तो उसमें वो यही होता है कि ट्रस्ट बट वेरीफाई, वो चाहे पुलिस वाले हों या जर्नलिस्ट हों, कि हम किसी भी रिश्ते को हम इस बुनियाद पर रूल आउट नहीं कर सकते जी वो चचा तय कर ही नहीं सकता। अब देखें कि इस केस में चचा ने किया। और ये बड़ी एक यानी कि मैं जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि बाज़ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो कि अफसानों से भी ज़्यादा जो है ना अजीबोगरीब किस्म की होती हैं। तो ये भी कुछ इसी तरह की कहानी है। तो नाजरीन, ज़रा प्रोग्राम आज फिर तवालत इख्तियार कर गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपकी मालूमात, आपको अच्छी कोई आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। तो लिहाजा हम इस पर कंक्लूड करते हैं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।